गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से पवन निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में। और पवन निर्मित जो स्थलाकृतियां दो प्रकार की होती है। एक तो पवन निर्मित जो अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति होती है और एक पवन निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृति, यानी पवन द्वारा जो उड़ाकर रेत ले जाई जाती है वो कहीं ना कहीं तो जमा की जाती है, डिपोजिट की जाती है, कहीं निक्षेप की जाती है। तो आज अपन बात करेंगे निक्षेपणात्मक स्थलाकृति, यानी जमाव, पवन द्वारा जो मिट्टी का जमाव है, बालू के रेत के कणों का जो जमाव है, उनसे निर्मित जो स्थलाकृतियां, उनके बारे में अपन मुख्य रूप से बात करने वाले हैं। और पवन किसे कहते हैं ये भी आपको बता देते हैं, यानी किसी हवा का झोंका जब गतिशील हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक निश्चित दिशा में हवा जब गतिशील हो, उसी को अपन क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। और पवन अपने साथ में क्या करती है, मिट्टी के कणों को क्या कर देती है, उड़ा कर ले जाती है, चट्टान के कणों को उड़ा कर ले जाती है। तो उनके द्वारा जो निक्षेप से निर्मित स्थलाकृतियां, जो मिट्टी के कणों के जमाव से निर्मित जो स्थलाकृति हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, निक्षेपणात्मक स्थलाकृति कहते हैं। और अपन बात करेंगे प्रमुख जो निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है जो आपको ऑल कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, उनके बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है बालू का स्तूप। बालू का स्तूप किसे कहते हैं, यानी जो पवन द्वारा जो रेत के जो टीले होते हैं, जैसे ये कोई चट्टान है, ये कोई चट्टान है और इधर से पवन आ रही है, पवन की दिशा इधर ऐसे, तो यहाँ से अपर्दन होके ये रेत के टीले यहाँ पे पवन यहाँ जमा हो जाते हैं, यहाँ क्या हो जाता है, जमाव। और इसी जमाव को अपन क्या कहते हैं, बालू का स्तूप कहते हैं। ऐसे छोटे छोटे रेत के टीले बन जाते हैं मरुस्थल में, यानी गतिशील एवं छोटे छोटे जो रेत के टीले होते हैं उन्हें अपन बालू का स्तूप कहते हैं मुख्य रूप से। अब ये जो बालू का स्तूप है कई प्रकार के होते हैं। तो पहली बात तो बालू का स्तूप कहते किसे, यानी मिट्टी के कणों को या बड़ी चट्टान के कणों को पवन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाके जहाँ जमा किया जाता है, उन रेत के छोटे छोटे टीलों को अपन क्या कहते हैं, बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप पवन के साथ में क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील होते जाते हैं। अब देखो, अब अपन बात करते हैं, तो ये जो छोटे छोटे रेत के टीले होते हैं, कुछ बड़े टीले भी होते हैं, कुछ अलग आकार के अलग विशेषता वाले टीले होते हैं, उनको अब अपन पढ़ते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है पवना अनुवर्ती या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। पवना अनुवर्ती का मतलब होता है पवन, पवन के समानांतर, यानी पवन मान लो इस दिशा से इधर की ओर चल रही है, तो पवन के साथ साथ इस प्रकार के रेत के टीले, ये जो रेत के टीले बन रहे हैं पवन के साथ साथ, यानी पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले रेत के टीलों को ही अपन क्या कहते हैं, पवना अनुवर्ती बालू का स्तूप या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं। यानी पवन की दिशा के समानांतर, पवन मान लो इस दिशा से इस दिशा में जा रही है, तो ऐसे रेत के टीले बन जाएंगे, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, बालू का स्तूप कहते हैं। कौन से बालू का स्तूप, तो ध्यान रखना है पवना अनुवर्ती या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, रेत की जो रेत के कण है या जो रेत के टीले हैं, वो पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले रेत के टीलों को, बालू का स्तूप को अपन क्या कहते हैं, पवना अनुवर्ती या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं। और इन्हीं बालू का स्तूप को सहारा मरुस्थल में क्या कहते हैं और अरब मरुस्थल में क्या कहते हैं। तो सहारा मरुस्थल में इसे कहते हैं सट कहते हैं, सहारा मरुस्थल में इसे क्या कहते हैं, इन्हीं रेत के टीलों को, या अपन इनको कह सकते हैं जो ये आपके सहारा मरुस्थल में अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ को अपन, जैसे दो रेत के टीलों के बीच में देखो यहाँ पे जगह है, देखो ये बीच में जगह है, यानी ये एक रेत का टीला है पवन के समांतर, ये भी पवन के समांतर, इनके बीच में ये जो जगह है ना, इनको अपन गलियारा या कॉरिडोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गलियारा या कॉरिडोर। और इन्हीं को अपन राजस्थान में या अरब मरुस्थल या सहारा मरुस्थल, यानी कहीं भी मरुस्थल में अपन इसे गासी या कारवा कहते हैं। या अपन के जो मरुस्थल है ना, अपन साधारण रूप से बात करें, सामान्य रूप से, तो अपन क्या कहते हैं, पगडंडी, यानी जहाँ से भेड़ बकरियाँ हैं, ऊँट के जो कारवा है वो चलते रहते हैं, यानी दो टीलों के बीच का जो निम्न स्थान होता है ना, जो रास्ता होता है, वहां से क्या करते हैं, ऊंट के कारवा, जो ऊंट का काफिला होता है ना, उसे अपन कारवा कहते हैं। तो ऊंट का कारवा है या जो अन्य पशु है मरुस्थल में पाए जाने, उनका जो कारवा जिस मार्ग से, जिस पगडंडी से जाता है, उसे गासी या कारवा या कॉरिडोर या अपन कह सकते हैं गलियारा। तो ये क्या है, ये
पवन के समानांतर बनने वाले जो अनुदैर्ध्य है उनके बीच का जो स्थान है उन पे सहारा में इसे अपन गासी या कारवा भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कारवा क्या होता है, यानी पवना अनुवर्ती रेत के दो टीलों के मध्य का जो निम्न स्थान होता है ना, जहाँ से पगडंडी या जो छोटा रास्ता होता है, जो मरुस्थलीय उबड़ खाबड़ जो रास्ता होता था, वहाँ से जो ऊँटों का काफिला है या भेड़ बकरियों का काफिला जहाँ से चलता है उसे अपन गासी या कारवा कहते हैं, सारा मरुस्थल। फिर अपन बात करते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का मतलब क्या है, यानी रेत के टीलों के समानांतर। जैसे देखो ये तो हो गया आपके समानांतर, तो पवना अनुवर्ती या अनुदैर्ध्य। अब अपन बात करेंगे समकोण की। जैसे देखो ये जो आपका रेत का टीला है, मान लो पवन इधर से आ रही है, ये कोई बड़ी चट्टान है, ये क्या है, चट्टान है, रेत का बड़ा टीला, और इधर से हवा आ रही है। अब यहाँ पे कोई कठोर चट्टान है, देखो ये तो क्या थी, आपकी कोमल चट्टान थी, तो कोमल चट्टान तो क्या टूट जाएगी, टूटेगी कोमल चट्टान, यानी इसका क्या हो गया, अपर्दन हो गया। अपर्दन होके ये कठोर चट्टान है, यहाँ पे ये कठोर चट्टान है, तो ये रेत के टीले यहाँ या रेत के कण आकर यहाँ पे जमा हो जाएंगे, और इस प्रकार से देखो ये जब हार्ड चट्टान आएगी तो इस प्रकार से एक समकोण का निर्माण करेगी। और ये जो स्थलाकृति बनती है ये वाली समकोण वाली, यानी अनुप्रस्थ का मतलब होता है पवन के दिशा के समानांतर या समकोण पे। पवन के समानांतर में अनुवर्ती या अनुदैर्ध्य हो गए, लेकिन पवन की दिशा में ही जब कभी हार्ड चट्टान या कठोर चट्टान आ जाए और उसके पास में जब रेत के कणों का समकोण के रूप में जमाव हो जाए, इस प्रकार के बालू का स्तूप को समकोण के रूप में जमाव हो जाए बालू का स्तूप का, तो इस प्रकार के बालू का स्तूप को अपन क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। और अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है ये आपके बाड़मेर क्षेत्र में सर्वाधिक मिलते हैं, और अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप का जो उदाहरण है राजस्थान में अनुदैर्ध्य, ये आपके जैसलमेर में मिलते हैं। अनुदैर्ध्य कहाँ मिलते हैं, जैसलमेर में, और अनुप्रस्थ के उदाहरण कहाँ मिलते हैं, आपको बाड़मेर में। एक होता है उर्मिकाएं, और उसी को अपन इंग्लिश में कहते हैं रैपिल्स। तो उर्मिकाएं क्या होती हैं, जैसे आपने कभी नाम सुना होगा दरियन। दरियन देखो, जो स्थानीय भाषा में छोटे छोटे रेत के टीलों को क्या कहते हैं, बाड़मेर और जैसलमेर में या मरुस्थलीय इलाकों में दरियन कहते हैं। ऐसे छोटे छोटे रेत के टीले होते हैं, ऐसे ऐसे। तो जहां कहीं पर भी कठोर चट्टान और जो कोमल चट्टान है वो भी इस प्रकार के अपर्दन से निर्मित जो स्थलाकृति है, निक्षेप से निर्मित स्थलाकृति होते हैं ना, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, उर्मिकाएं कहते हैं। और उर्मिकाएं जैसे इसी प्रकार से कोई चट्टान से निर्मित, ये इस प्रकार से किसी चट्टान का, ये अपने पड़ा था नदी में, और अब अपन यहाँ वापस इसी को उसके जैसी जो स्थलाकृति संरचना है उनका जो निर्माण यहाँ पे हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे अलग अलग जगहों पे, तो इस प्रकार से ये जो स्थलाकृति बनते हैं ना, इनको अपन क्या कहते हैं, रैपिल्स या उर्मिकाएं। और ये मुख्य रूप से उर्मिकाएं किसका उदाहरण है, आपके नदी में जो स्थलाकृति है उनका उदाहरण। अब अपन बात करते हैं सीप। तो पहले अपन बात कर लेते हैं, एक होता है स्थलाकृति जैसे बरखान, बरखान, ताकि उसके आपको समझ में आ जाए। बरखान देखो, और एक है पैराबोलिक, पैराबोलिक, ये दो स्थलाकृति और अपन पढ़ते हैं। देखो पैराबोलिक और बरखान। बरखान होता क्या है, देखो बरखान का मतलब जैसे अर्ध कटोरे नुमा जो स्थलाकृति होता है ना, इस प्रकार से कहीं आपको इस प्रकार की स्थलाकृति देखने को मिलेगी बुक में। ये अर्ध चंद्राकार जो स्थलाकृति होती है उसे ही अपन क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। अब देखो इसमें रेत का जमाव कैसे होगा, जैसे ये बीच का कोई भाग है, ये बीच का, अगर पवन की दिशा इस प्रकार से आ रही है, ये क्या है, पवन की दिशा, पवन की दिशा जब इस कटोरे नुमा के ऊपरी उभार वाले भाग पर, ये क्या उभरा हुआ भाग, उभार वाला, ये उभार वाला भाग है, जब पवन की दिशा उभार वाले भाग की तरफ हो और इस प्रकार की अर्ध कटोरे नुमा स्थलाकृति हो, या अपन कह सकते हैं दो सींग वाली स्थलाकृति हो, तो इसे अपन क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। और बरखान के दो भाग होते हैं, जैसे देखो मैंने यहाँ बताया, देखो ये ए भाग बताया और इधर वाला बी भाग बताया। तो आपको कभी भी ऐसा पूछ सकते हैं बी भाग का ढाल कैसा है, तो ध्यान रखना अवतल ढाल है,
और ए बाग का कैसा ढाल है, तो ध्यान रखना उत्तल ढाल है। अब जैसे कैसे है ये देखो, जैसे कोई पर्वत है या कोई चट्टान है मरुस्थल में, जो कोई रेत का टीला है, ये इस प्रकार से रेत का टीला, ये इस प्रकार से। अब देखो इसको अगर ऐसे बांट दिया जाए, देखो ये वाला तो धीरे धीरे ढाल है, इसको क्या कहते हैं, मंद ढाल कहते हैं, और इसको कहते हैं अपन तीव्र ढाल कहते हैं, तीव्र ढाल कहते हैं। तो ये आपका ए भाग है और ये आपका बी भाग, इसको अपन कहते हैं अवतल ढाल और इसको कहते हैं उत्तल ढाल। तो ये ध्यान रखना, जब बरखान का मंद ढाल होता ना या उभार वाला ढाल होता है उसे उत्तल ढाल कहते हैं, और जो तीव्र ढाल होता है उसे अपन क्या कहते हैं, अवतल ढाल कहते हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो मरुस्थल में जो पाए जाने वाले जो अर्ध कटोरे नुमा जो स्थलाकृति हैं या दो सींग व जैसी स्थलाकृति हैं, उसमें पवन की दिशा अगर इधर से है, इधर से पवन की दिशा है, तो उसे अपन बरखान कहते हैं। और जब मरुस्थल में या जब सहारा मरुस्थल में यही बरखान का एक भाग रह जाता है शेष, और एक भाग मान लो पवन की इस दिशा से क्या हो गया, वापस हट गया हो, तो ये एक ढाल वाला जो भाग है ना, ये एक बरखान का जो एक सींग या बरखान की एक भुजा, अपन कह सकते हैं बरखान की एक भुजा, तो इस एक भुजा को अपन क्या कहते हैं, शीप कहते हैं। क्या कहते हैं, शीप कहते हैं। बरखान की एक भुजा को अपन क्या कहते हैं, सहारा मरुस्थल में शीप कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना, बरखान की एक भुजा सहारा मरुस्थल में क्या कहलाता है, शीप। अब देखो, अब वो का वो पैराबोलिक का क्या होता है, पैराबोलिक ये क्या होता है, जैसे ये वाला अर्धचंद्राकार नुमा आपकी इस प्रकार से बना दी, ठीक है, ये ए भाग हो गया, ये बी भाग हो गया, लेकिन पवन की दिशा इस तरफ है, पवन की दिशा, पवन की दिशा, ये भी अर्ध कटोरे नुमा स्थलाकृति है, अर्ध चंद्राकार स्थलाकृति है, दो सींग वाली स्थलाकृति है, लेकिन इसके देखो इसके अंदर की ओर आ रही है, ये जो आपके सींग वाला भाग है इसके अंदर की ओर, ये देखो ऐसा ऐसा आपको मुड़ा हुआ मिलेगा, तो ये इस प्रकार से है। तो इसे कहते हैं पैराबोलिक, अंदर की ओर हवा आ रही है, पवन की दिशा किस तरफ है, अंदर की ओर, तो इसको अपन क्या कहते हैं, पैराबोलिक बालू का स्तूप स्थलाकृति कहते हैं, पैराबोलिक। तो ये ध्यान रखना, बरखान और पैराबोलिक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, पवन की दिशा बरखान में उल्टी होती है, और जबकि पैराबोलिक में देखो ये इसके अंदर कटोरे के नुमा अंदर होती है, यानी अवतल ढाल वाले के अंदर होती है ये आपकी बरखान। अब अगला आता है आपके स्थलाकृति नेब का, नेब का। देखो मरुस्थल में मान लो ये कोई पेड़ है या कोई झाड़ी है, ये क्या है, कोई झाड़ी है, इस झाड़ी के चारों ओर जो मिट्टी का जो जमाव होता ना, मिट्टी के जमाव या निक्षेप को अपन क्या कहते हैं, इससे जो ये जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं इसे अपन नेब का कहते हैं। यानी झाड़ियों के मध्य छोटे छोटे पेड़ पौधों के जो पीछे की साइड में या बैक साइड में बनने वाले जो बालू का स्तूप है या जो रेत के टीले हैं, उन्हें अपन नेब का कहते हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, नेब का क्या होता है, झाड़ियों के पीछे वाले हिस्से में बनने वाले बालू का स्तूप को नेब का कहते हैं, झाड़ियों के पीछे। एक होता है लूनेट, लूनेट का मतलब क्या होता है, जैसे ये कोई झाड़ी है, इस झाड़ी के पीछे वाले क्षेत्र में जैसे छोटे छोटे गर्त होते हैं, लघु गर्त होते हैं, वहाँ पर निर्मित होने वाले बालू का स्तूप को क्या कहते हैं, लूनेट कहते हैं। तो इन दोनों में पक्का आपको कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना नेब का मतलब है झाड़ी के पीछे बनने वाले बालू का स्तूप को क्या कहते हैं, नेब का कहते हैं। और लूनेट झाड़ी के पीछे जो लघु गर्त हैं, लघु गड्ढों के रूप में जब निक्षेप हो जाता है बालू का स्तूप का, तो उसे अपन क्या कहते हैं, लूनेट कहते हैं। तो लघु गर्त लूनेट, लघु का लूनेट याद है। एक होता है लोएस के मैदान या लोएस के पठार होते हैं, और लोएस का ये जो मैदान है जो पठार है ना, ये देखो ये चीन में पाए जाते हैं मुख्य रूप से। ये बारीक मिट्टी के कणों से निर्मित उभार वाले जो स्थान होते हैं, बड़े बड़े रेत के टीले होते हैं, उन्हें अपन चीन में क्या कहते हैं, लोएस का मैदान। क्या कहते हैं, चीन में जो लोएस का मैदान, इनका रंग हल्का पीला होता है, मिट्टी का रंग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लोएस के मैदान या लोएस की बालू का स्तूप स्थलाकृति कहाँ बनती हैं, तो चीन में बनती हैं, और इनका रंग हल्का पीला होता है। अब अपन दो तीन और बात कर लेते हैं। एक होता है अपन के जैसे जल मरुस्थलीय भाग है, लेकिन कभी कभार जैसे पानी आ जाता है मरुस्थल में, तो उनसे जल से मरुस्थल में जल निर्मित जो स्थलाकृतियाँ होती है उनके बारे में अपन बात करते हैं। देखो जल निर्मित स्थलाकृतियाँ मरुस्थल में, तो देखो इनका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे एक आपको पेडिमेंट मिलेगा,
एक आपको बजादा मिलेगा, एक आपको बोल्सन मिलेगा। ये कई प्रकार की जो इस्तेलाह करती हैं। अब अपन इसको एक बार देखते हैं। देखो एक चित्र के माध्यम से, और उस चित्र के माध्यम से आपको ध्यान रखना। देखो ये मान लो चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, ये कोई क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, इसके इस प्रकार से पहाड़ी इलाका, ये इस प्रकार से मैंने पहाड़ियाँ बना दी। ये यहाँ पे एक पर्वत है, ऐसे मानना। ये देखो यहाँ एक और मैं बना देता हूँ, ये पर्वत, ये क्या है आपका पहाड़ियाँ, ये पहाड़ी क्षेत्र है। अब देखो ये सभी धीरे धीरे पहाड़ियाँ हैं, और इनके बीच में ये क्या है, गर्त यानी गड्ढा, ये क्या खड्डा। अब देखो होता क्या, यहाँ लिखा हुआ है पहला उत्खात भूमि, यानी पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना, मरुस्थल में जो निर्मित जो जैसे मरुस्थलीय इलाका है, वहाँ पे अगर पानी आ गया, कभी कभार तेज गति से बाढ़ आ जाए, जैसे अपन के लूणी नदी है, कभी कभार आती है, जमुई नदी है, जो मरुस्थल में बहने वाली जो नदियाँ हैं वो कभी कभार आ जाती है 2-4 वर्षों में, 5 वर्षों में, 10 वर्षों में। तो उनके पानी से निर्मित जो बड़े बड़े जो गड्ढे हो जाते हैं ना, उन्हें अपन उत्खात भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं, उबड़ खाबड़ जो भूमि, जो जैसे कोई कहीं से मिट्टी का कटा हुआ और दूसरी जगह जाके निक्षेप हो गया हो, या उनके जो उबड़ खाबड़ जो गड्ढों का निर्माण होता ना, उसे अपन क्या कहते हैं, उत्खात भूमि कहता है, बीहड़ क्षेत्र। और राजस्थान में बीहड़ क्षेत्र जो चंबल नदी द्वारा जो बड़े बड़े जो गड्ढे निर्मित कर देती है, उसे अपन क्या कहते हैं, उत्खात भूमि या बीहड़ भूमि कहता है, बेड लैंड एरिया कहता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और चंबल नदी द्वारा राजस्थान में अवनालिका अपर्दन होता है सबसे बड़ा, यानी गहरी गहरी खाइयों का निर्माण कर दिया जाता है। अवनालिका, नालिका का मतलब नाली जैसी, और बड़ी बड़ी जो नालियाँ बना देती हैं वो होता है अवनालिका अपर्दन। एक होता है परतदार अपर्दन, यानी ऊपर वाली परत धीरे धीरे क्या करता है, कटाव करता है, तो वो होता है आपके परतदार। अपर्दन भी दो प्रकार का, एक परतदार होता है, एक अवनालिका अपर्दन। परतदार में धीरे धीरे ऊपर वाली परत का अपर्दन होता है, और अवनालिका अपर्दन में बड़ी बड़ी खाइयों का निर्माण कर दिया जाता है, नालियों का निर्माण कर दिया जाता, वो हुआ था। और वो दोनों ही मुख्य रूप से आपके अगर नदी द्वारा पूछेंगे तो चंबल नदी का राजस्थान में आपको उदाहरण याद रखना। फिर अपन बात करते हैं, एक होता है बाल्सन। बाल्सन, तो देखो बाल्सन होता क्या, ये जो गड्ढा है, ये जो गर्त है, इस गड्ढे को तो अपन क्या कहते हैं, प्लाया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाया। जो ये जो निम्न भूमि होती है ना पहाड़ों के बीच में, या जो रेत के टीलों के बीच में, इस निम्न भूमि को अपन क्या कहते हैं, प्लाया कहते हैं। और जब निम्न भूमि के अंदर अस्थायी रूप से वर्षा का जल भर जाए तो इसे अपन प्लाया झील कहते हैं। जब यहाँ पानी आ जाएगा इस गड्ढे में तो इसे प्लाया झील कहता है। अब होता है बोल्सन। बोल्सन क्या होता है, पर्वतों से घिरी निम्न भूमि, ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ से जो घिरी हुई ये निम्न भूमि है, ये निम्न भूमि, इसे अपन क्या कहते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में इसे अपन क्या कहते हैं, बोल्सन कहते हैं। पर्वतों और प्लाया के बीच की जो निम्न भूमि होता है ना, उसे अपन क्या कहते हैं, बाल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं, बाल्सन। एक होता है आपका पेडिमेंट। पेडिमेंट देखो ये जो पर्वत है, ये देखो यहाँ मैं आपको बता, ये कोई पहाड़ी है जो पर्वत है, इसका ये जो ढाल है ना, इस ढाल वाले क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, पेडिमेंट कहते हैं। ढाल वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, पेडिमेंट कहते हैं, ढाल वाले क्षेत्र को। तो ये ध्यान रखना है, पर्वत का मंद ढाल वाला जो क्षेत्र होता है, जैसे ये वाला क्षेत्र यहाँ बता देते हैं आपको, ये वाला, ये वो बीच वाला जो क्षेत्र होता है ना, ये ढाल वाला, इसे अपन क्या कहते हैं, पेडिमेंट कहते हैं। तो ये ढाल वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, पेडिमेंट कहलाता है, ढाल वाला क्षेत्र। दूसरा दिया हुआ है बजादा। बजादा क्या होता है, पेडिमेंट व प्लाया के बीच का मलबा युक्त क्षेत्र। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना, मलबा रहेगा। जैसे ये देखो, ये आपका बजादा है, जो आपका ये आपका दिया हुआ प्लाया, और ये पेडिमेंट, इनके बीच में यहाँ जो निम्न भूमि है ना, ये आपका प्लाया। तो देखो यहाँ पे जो क्षेत्र पाया जाता है, ये बीच वाला, ये बीच वाला, इसे अपन क्या कहते हैं, बजादा कहते हैं। ऊपर वाला क्षेत्र पेडिमेंट, जो मंद डाल वाला, और जो गर्त वाला, खड्डे वाला, जिसे अपन प्लाया या प्लाया झील कहते हैं, पानी भर जाने के बाद जो ये बीच का क्षेत्र होता है, इसे अपन क्या कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, बजादा। जहाँ पे यहाँ से धीरे धीरे जो अपर्दन हो रहा है, जो मलबा हो रहा है, वो यहाँ पे जमा हो जाएगा, मलबा बजादा क्षेत्र में। तो मलबा युक्त जो क्षेत्र होता है ना, पहाड़ियों का क्षेत्र, जो मलबा युक्त क्षेत्र होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, बजादा कहते हैं। अब देखो
ये जो प्लाया है, इस प्लाया झील में अगर अस्थायी पानी भर गया हो तो इसे अपन क्या कहते हैं, प्लाया झील कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाया झील कहते हैं। और प्लाया झील को मुख्य रूप से अरब मरुस्थल में इसे खब्बारी या ममला कहते हैं। अरब मरुस्थल है ना, जैसे अपन का सऊदी अरब है, इराक ईरान वाला, ये अरब मरुस्थल, इसे यहाँ खब्बारी या ममलाहा कहते हैं, खब्बारी या ममला। और इसी मरुस्थल को सहारा में इसे अपन क्या कहते हैं, सट कहते हैं। इसी मरुस्थल को, जो प्लाया वाला जो क्षेत्र है ना, इसे सहारा मरुस्थल में सट कहते हैं, सहारा में सट कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको। एक होता है आपका पेनी प्लेन, इसको भी आपको ध्यान रखना है, पेनी प्लेन। देखो पेनी प्लेन ये क्या होता है, देखो जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है या जो नदी वाले जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे अपर्दन होने के बाद में, निक्षेप होने के बाद में, जो अपर्दन होने के बाद में जो सबसे बाद का जो भाग बचता है, धीरे धीरे वो समतल हो जाता है। जैसे बड़े बड़े रेत के टीले थे, वो धीरे धीरे अपर्दन होके क्या हो गए, समतल हो गए। और समतल होने के बाद में अपर्दन की जो अंतिम अवस्था होती है, कोई बड़ी जैसे रेत के टीले थे, जैसे आपको यहाँ बता देते हैं, इस चित्र के माध्यम से आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो ये कोई चट्टान थी, ये कोई मरुस्थलीय भाग था, इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे रेत के टीले थे, ये इस प्रकार से, और ये रेत के टीले अब धीरे धीरे इस प्रकार से समतल मैदान हो गए। ये हो गया, यह हो गया आपका समतल मैदान, समतल मैदान। तो यहाँ से ये जो अपर्दन हुआ ना, ये अपर्दन, तो अपर्दन के बाद की अंतिम अवस्था, अंतिम अवस्था क्या कहलाती है, आपकी समतल मैदान कहलाती है। इसी को अपन क्या कहते हैं, समप्राय मैदान, समप्राय मैदान। और इसी समप्राय मैदान को डेविस ने क्या कहा था, इसी समप्राय मैदान को डेविस ने कहा था पेनी प्लेन। अब डेविस ने क्या कहा था, पेनी प्लेन, इसी समप्राय मैदान को। अब आपको और ध्यान क्या रखना है, डेविस के अलावा पेंक ने इसे क्या कहा था, पेंक ने इसे इंड्रप कहा था, इंड्रप कहा था पेंक ने। और इसे एल.सी. किंग ने पेडी प्लेन कहा था। ये ध्यान है, यहां देखो पेनी प्लेन है, पेनी आए तो डेविस है, और पेडी आए तो एल.सी. किंग है, और इंड्रप आए तो पेंक ने। यानी जब मरुस्थल की जो अंतिम अवस्था होती है अपर्दन के बाद में, जो समप्राय मैदान बन जाता है, और समप्राय मैदान अपर्दन से निर्मित होता है, तो समप्राय मैदान जो अंतिम अवस्था होती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, समतल मैदान या समप्राय मैदान कहते हैं। और इसे डेविस ने समप्राय मैदान को पेनी प्लेन कहा, और पेंक ने इसे इंड्रप कहा है, और एल.सी. किंग ने इसे पेडी प्लेन कहा है। तो पेडी प्लेन कौन कहने वाले थे, एल.सी. किंग, और पेनी प्लेन कौन कहने वाले थे, तो आपको डेविस ध्यान रखना, और पेंक ने कहा था आपका इंड्रप कहा था। तो इस प्रकार से जो अपन ने पढ़ी थी पवन निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां, और उनके साथ में अपन ने पढ़िया कि मरुस्थल में बनने वाली जल निर्मित जो स्थलाकृतियां मुख्य रूप से, और इनमें से आपको मुख्य रूप से एक तो अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य वाली, ये जैसलमेर में ज़्यादा, राजस्थान में, और अनुप्रस्थ वाली, और अनुदैर्ध्य तो पवन के समानांतर बनने वाली स्थलाकृतियां हैं निक्षेप से निर्मित, और अनुप्रस्थ है पवन के समानांतर समकोण से बनने वाली जो स्थलाकृतियां, मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखनी है। और नेबका जो लघु जो छोटे छोटे झाड़ियां होते हैं उनके पीछे बनने वाली स्थलाकृति होती हैं, और लूनेट जो लघु गर्त होते हैं ना, उनसे बनने वाली जो निक्षेप से बनने वाली स्थलाकृति होती हैं, और लोएस के मैदान आपको चीन में मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप आज हमने पढ़ा इस वीडियो में जो निक्षेप से निर्मित पवन के द्वारा जो निर्मित निक्षेप से निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं उनके बारे में अध्ययन किया। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें वीडियो को, और आप किसी भी वीडियो को देखने से पहले उसे आप पूरा जरूर देखें। अगर वो पार्ट 1, पार्ट 2, 3 है तो आप उसे पूरा जरूर देखें, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो आराम से क्लियर हो सके और पूरी बात आपको समझ में आ जाए। जितना हमें आपको पता है वो हम आपको पूरा आपको बता रहे हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर करें। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।